प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सेंटअप एग्जाम हो चुके हैं। सेंटअप एग्जाम में जो प्रश्न आए हुए हैं मैथमेटिक्स के, उन प्रश्नों को लेकर के मैं उपस्थित हूँ आपकी सेवा में। उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे इजीली, क्योंकि वैसे ही प्रश्न आपको फिर बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। 50 अंक ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये आते हैं। तो इन 50 प्रश्नों को हम कम समय में कैसे हल करेंगे, इन्हीं के बारे में हम आज जानेंगे। कुछ प्रश्नों को सॉल्व करना होगा, कुछ प्रश्नों को केवल देख करके आंसर लिखना होगा। तो कम समय हमको लगाना है, समय की बचत करनी है, ताकि हम अन्य प्रश्नों पर पूरा से पूरा समय दे सकें। तो हम आज सीखेंगे इसके बारे में। लेकिन यदि इससे पूर्व आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो हम यहाँ पर पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, इफ a is equal to 3 to the power 4 into 5 to the power 3 and b is equal to 3 square into 5 square, then HCF of AB। a और b दो संख्याएं दी गई हैं। a की वैल्यू दी गई है 3 का पावर 4 गुणा 5 का पावर 3 और b की वैल्यू 3 का पावर 2 गुणा 5 का पावर 2, और इनका HCF अर्थात हमको मौसा निकालना है। मौसा के बारे में जानते हैं, HCF के बारे में, कि जो मिनिमम पावर होता है, जो संख्या दी गई है उसके पावर को देखा जाता है। जो मिनिमम होता है, जो सबसे कम होता है, उसी को हम लेते हैं। क्योंकि कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 का पावर 4, यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3 है। इन दोनों में कॉमन क्या होगा? 3 का पावर 2 कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 का पावर 4 है, तो 3 का पावर 2 कॉमन हो गया दोनों में। और यहाँ 5 का पावर 2, 5 का पावर 3 है, तो 5 का पावर 2 कॉमन हो जाएगा। 9 into 25 multiplied 9 by 25 we get 225। हमको 225 मिलता है इसका गुणा करने पर। तो यहाँ विकल्प देखिए, विकल्प ए सही है। दूसरे प्रश्न को देखें, 0.43 रेकरिंग, 4 और 3 दोनों पर रेकरिंग है। इसको P बटा Q के रूप में लिखना है। किस तरह से लिखेंगे? 0.43 रेकरिंग, पहले तो ये पूरी संख्या लिख देंगे, जितना दिखाई देता है उसको लिख देते हैं 43, और उसके बाद इधर से राइट से हम नीचे के लिए राइट से लिखते हैं। जितने अंकों पर रेकरिंग है उतने हमको 9 लिखने हैं हर में। तो 2 अंकों पर है तो 2 9, 43/99 ये होगा हमारा आंसर। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपको याद है, कक्षा 9 में पढ़े हुए हैं थ्योरम के रूप में, 360 डिग्री। 11/80 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत। 11/80 ये क्या चीज है? एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। शांत को कहते हैं टर्मिनेटिंग, आवर्ती को कहते हैं रिपीटिंग, और इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग है? कैसे पता करेंगे शांत दशमलव? तो शांत दशमलव वो होता है कि भाग देने पर शून्य शेष बचे। आवर्ती दशमलव भाग देने पर बार बार रिपीट होता रहे। तो अभाज्य गुणनखंड 80 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो मिलेगा हमको 2 का पावर 4 इंटू 5, 16 गुणा 5, 16 5 80। तो जहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 हो, केवल 5 हो, तो वो टर्मिनेटिंग करता है, शांत होता है, भाग देने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ये तो बड़ा लो स्टैंडर्ड का प्रश्न है। सभी संख्याएं 100 से बिलो हैं, 100 से कम हैं, तो ये आपको चूज कर लेना है। 41 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हम इजीली बहुत ही कम समय में सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न, बहुपद पॉलिनोमियल 8x + 14, 8x + 14 का 0 क्या है? शून्य क्या है? वो कौन सी संख्या है जो इस पॉलिनोमियल को 0 कर दे? तो इसका वैल्यू 0 रख देना है। 8x + 14 इज इक्वल टू 0। 8x बराबर -14 कटा देंगे 2 से। x बराबर -14 बटा में 8
-7/4 इजली। और इजली बनाने के लिए यहीं पर आप कीजिए, ये 2 से कटने वाली संख्या है, 2 चौका 8, 2 7 14, इसको इधर लाएंगे माइनस होगा, -7/4 इजली हम चूज कर सकते हैं। इसका सरलतम रूप क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, तो इसका दोनों में से ऐसी कोई संख्या जो इसको काट सके। अब देख लीजिए, यहां पर 9 है, यहां पर 2 है, 2/9 ऐसी कोई संख्या इसको कटाने पर 2/9 हो नहीं सकता, ये 9 से कटने वाली संख्या ही नहीं है। 21 के पहाड़ा में ये आता है, 16 के पहाड़ा में आता है, तो इसको देख लें। 8 से अगर कटाएं तो 16 में 8 से गुणा करेंगे ये होगा, 21 में 8 से गुणा करेंगे तो ये होगा, यही आंसर होगा। कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। इस संख्या का मान 7 हो जाएगा, इसका मान 1/4 हो जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा, बच गया ये। कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण वैसा समीकरण जहां पर घात 2 हो, x का पावर 2 हो, तो x का पावर 2 यहां भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रूट में है तो ये पोलिनोमियल है ही नहीं, बहुपद हो ही नहीं सकता, क्योंकि रूट में x का वैल्यू रूट में दे दिया गया है। यहाँ x का पावर 1/2 हो गया, ये हो नहीं सकता। ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे x और रूट x का, तो ये x होगा, ये रैखिक समीकरण हो जाएगा, लीनियर हो ही नहीं सकता। यहां पर देखें तो x का पावर 3 हो जाएगा, फर्स्ट में x का पावर 3 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में x का पावर 3 यदि रहता तब तो ये कैंसिल होता, लेकिन ये भी कैंसिल नहीं होगा, बच गया ये, जो कि हमारा पहला ही विकल्प है। बना करके भी देखा जा सकता है। कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए तो पहली ही संख्या दिखाई दे रही है कि ये परिमेय संख्या होगी, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, बाकी पर ध्यान देने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से हम इजीली इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमको ये देखना है कि बहुत कम समय में ऐसा करना है कि कलम कम चलाना पड़े और माइंड ही ज्यादा वर्क करे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 और -3 है? तो इसके लिए तो फॉर्मूला होता है। द्विघात बहुपद शून्यक अल्फा और बीटा मान लिए जाते हैं और इस फॉर्मूले पर आपको सजा करके वैल्यू निकाल देना है, इजीली हल कर देना है। और ये हो जाएगा x² - 5 - 3 प्लस 5 × -3 x² - 2x प्लस नहीं बल्कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन -15 हो जाएगा। तो आंसर तो उस तरह से आएगा फॉर्मूले की सहायता से, लेकिन बिना फॉर्मूले के भी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ध्यान से यदि देखा जाए तब इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर शून्यक दिए हुए हैं 5 और -3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निगेटिव होगा। तो जब निगेटिव मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए इन विकल्पों को हम यहीं पर नजरअंदाज करते हैं, कैंसिल हो जाता है। अब इन दोनों का एडिशन क्या होगा? इन दोनों का जोड़ कितना होगा? तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 2 होगा और ये निगेटिव 15 है। ये है सम और ये है प्रोडक्ट। जोड़ पॉजिटिव है, तो जोड़ जब पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट साइन होता है यहां पर, क्योंकि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, यहां पर निगेटिव होता है। इसका मतलब कि b और a का जो साइन है उसका अपोजिट होगा ये। तो सम, ये सम है, यहां पॉजिटिव आ रहा है तो इसका उल्टा अपोजिट क्या होगा? निगेटिव होगा। तो ये देखिए इन दोनों में कौन निगेटिव है? यही होगा आंसर। एक तो पहले देख लेना है कि प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट निगेटिव है, तो निगेटिव ये दोनों है, तो इन दोनों को तो सीधे हम कैंसिल कर दिए। अब सम पर आते हैं तो इन दोनों का सम पॉजिटिव हो रहा है, तो उसका चिन्ह बदल करके देखा जाए तो ये होगा। इस तरह से भी हम इजिली बिना फॉर्मूले के हल कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन इन दोनों का हल है?
तो इन दोनों का हल करने के लिए आप किसी भी तरह से हल कीजिए आसानी से। जिस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं वही आपके लिए फायदेमंद होगा। देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -36। सिंपली यहां पर आप विलोपन विधि लगा सकते हैं, -6y विलोपन विधि लगा सकते हैं यहां पर। -36 तो y की वैल्यू 6 हो गई, y की वैल्यू 6 हो गई यहां पर। तो y की वैल्यू देखिए इन दोनों में 6 है, इन दोनों तो कैंसिल हो गए। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कहीं आप रख दीजिए। तो यहां भी ये 6 आना चाहिए, क्योंकि 6 में 6 घटेगा तब 0 होगा। तो ये 6 कब आएगा? जब x का मान 2 होगा। x का मान 6 रखने पर तो ये हो नहीं सकता, देख करके भी निकाल सकते हैं। यहां पर पूछ रहा है कि बहुपद का घात क्या है, तो यहां पर मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए बहुपद का घात 2 है। यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो, रेखाएं एक दूसरे को काट रही हो, 3 कंडीशन होता है। या तो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, नहीं तो रेखाएं समानांतर होंगी, और नहीं तो एक ही रेखा पर दोनों होगा। तो इसमें प्रतिच्छेदी रेखाओं में एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। इसमें कोई हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, सिर्फ एक हल होगा। त्रिघात बहुपद ट्राइनोमियल x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो होता है ये दूसरा पद बताता है। दूसरे पद में -3 दिया हुआ है और शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। तो b का मान है -3 और a का मान 1 है। तो आप समझ सकते हैं कि शून्यकों का योग कितना होगा, ये होगा। अर्थात इसका अपोजिट साइन, इस कोफिशिएंट का अपोजिट साइन, क्योंकि यहां पर कोफिशिएंट 1 है, इसलिए इसका अपोजिट साइन ही होगा हमारा आंसर। इसके आगे प्रश्न, समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1/3, 5/3, 9/3 ... का सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। इसका सार्व अंतर क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस दूसरे टर्म में और पहले टर्म को डिफरेंस करते हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ये तरीका होता है। तो यहां पर देखा जाए तो डिनोमिनेटर हर एक समान है, तो इस पर ध्यान ही नहीं देना है। अंश पर ध्यान देखें, यहाँ कितने पर अंतर पर बढ़ रहा है? 4 के अंतर पर बढ़ रहा है, तो अंश 4 होगा। कहां पर अंश 4 है? यहां पर अंश 4 है। हर में 3 होगा, नोमिनेटर 4/3, डिनोमिनेटर 3, तो ये उत्तर हो जाएगा। ax² प्लस bx प्लस c के मूल समान हो। मूल समान होते हैं कब? जब d की वैल्यू 0 होती है। जब d की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मूल समान होंगे, और d का मान होता है b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac 0 हो जाए, b² इज इक्वल टू 4ac। ये इक्वेशन जहां हो वो हमारा विकल्प हो जाएगा, पहला ही विकल्प है। सभी वर्ग क्या होते हैं? वर्ग समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि वर्ग की भुजा अलग अलग हो सकती है। ये समरूप माने जाएंगे लेकिन सर्वांग सम नहीं माने जाएंगे, क्योंकि सर्वांग सम होने के लिए उनकी साइड अलग एक समान होना चाहिए, एरिया एक जैसा होना चाहिए। वर्ग सर्वांग सम कब होगी? जब उनकी भुजाएं समान हो, उनके क्षेत्रफल समान हो। तो सभी वर्गों में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन सभी वर्गों की जो भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती हैं। उनके सभी एंगल 90 डिग्री ही होते हैं, इसलिए सभी वर्ग समरूप माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें तो यह है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं। तो ये जो रूट्स इसका फाइंड करना है तो फॉर्मूला हमको लिखना है। फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं कि x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, यही फॉर्मूला होता है। ध्यान देना होगा, यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है, लेकिन यहाँ पर b का वैल्यू माइनस में नहीं दिया है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर डिवाइडेड बाई 4a है, ये नहीं होगा। यहाँ भी 4a है, नहीं होगा।
इन सबको, ऐसे प्रश्नों को बड़ी सावधानी से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ा सा हमको फिगर बनाना होगा, तब कहीं जाकर के हम ये प्रश्न क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 फिगर के लिए अब यहां पर जगह हो गया। प्रश्न देखते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज एक बना लेंगे। पी क्यू आर एक त्रिभुज बना लिया हमने, और त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें क्यू आर को बढ़ाया गया है। क्यू आर ये साइड है, ये साइड है क्यू आर, इस साइड को बढ़ाया गया है कितना दूर तक? क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है, इसको इस तरह से बढ़ाया गया है। यदि आर क्यू रहता तो इस साइड में बढ़ाते, तो क्यू आर को एस तक बढ़ा दिया गया है। अब इस प्रकार बढ़ाने पर पी आर एस 110 हुआ है। एंगल पी आर एस, ये जो एंगल बना है वो 110 डिग्री 110 डिग्री, तथा एंगल पी क्यू आर 70 डिग्री है, ये एंगल 70 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना है एंगल क्यू पी आर, इस एंगल के बारे में पता लगाना है। आप जानते हैं कि इन दोनों का एंगल का जो सम होता है वो इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, 22 कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसमें से यदि हम इसको माइनस कर दें तो उत्तर आएगा, ये 100 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी ये 100 है, ये 110 नहीं है, 100 है। पी आर एस इज इक्वल टू 100, तो 100 डिग्री में से 70 डिग्री हम घटा देंगे, तब ये आंसर आ जाएगा 30। ये 30 है, इसमें लिखने में गलती हो गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, एपी 5, 7, 9, 11 का 25वां पद क्या होगा? एपी के बारे में ज्ञात है कि दो क्रमागत पदों के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होता है। यहां पर देखा जाए तो 2 हुआ, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म तो 5 हुआ, a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। 25वां पद ज्ञात करना है, a का मान 5 हुआ, 25 माइनस 1 और d का मान 2, 5 प्लस 24 गुणा 2, 24 गुना 48 और 5 53, इसमें 53 कहीं है तो ये है 53। 25वां पद निकालना है, लेकिन इससे क्विक हमको रिजल्ट चाहिए, इससे तेज गति से हमें इस उत्तर तक पहुंचना है। तो उसके लिए देखा जाए, फॉर्मूले को याद रखें, a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 तो n से एक कम, तो यहां हो जाएगा 24। डिफरेंस 2, 24 गुना 48 और पहला पद को ऐड कर दें, 48 और 5 53। सूत्र लिख करके बनाएंगे, उससे क्विक, उससे जल्दी आप अपने मस्तिष्क में इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक बार फिर से देख ले, n-1 एक न्यूनेन पूर्वेण, इससे एक कम कर दे और डिफरेंस से गुणा कर दे और फर्स्ट टर्म को ऐड कर दे। तो 25 में एक कम किया 24, कॉमन डिफरेंस 2, गुणा किया 24 गुना 48 और फर्स्ट को जोड़ दिया, 48 और 5 53। तो इस तरह से हमें रिजल्ट मिल जाता है, परिणाम मिल जाता है। क्विक हमको रिजल्ट चाहिए, समय की बचत करनी होगी, श्रम की बचत करनी होगी। ये तो बहुत आसान है कि 8 शून्य स्थित है, किसमें? फर्स्ट, सेकंड, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होता है और ये वाई नियामक 0 है, इसमें कोई संदेह नहीं होगा, इसमें कुछ बनाना ही नहीं है। यहां पर है कि कौन सा पद 0 है, फिक्स टर्म इज 0। डिफरेंस तो यहां देखिए 3 है, 3 के अंतर पर ये घट रहा है, ये क्या है? अगर 3 से देखा जाए तो ये 7वां पद होगा, 3 7 21, 3 से भाग देने पर इसका जो भागफल है वो 7 है, यानी यहां 7वां पद है तो यहां एक 3 होगा। यदि 3 को पहला पद माने तो ये 7वां पद होगा, और 3 से 3 कम 0 होगा, अर्थात 7 1 8, 8वां पद होगा। बिना बनाए भी इसको हम लिख सकते हैं या फॉर्मूले पर बैठा के लिख सकते हैं। यहां देखना है कौन एपी में नहीं है, तो एपी में नहीं है तो कॉमन डिफरेंस पर ध्यान देना है। यहां 1 के डिफरेंस में बढ़ रहा है, यहां 3 के डिफरेंस में बढ़ रहा है, यहां 3 के डिफरेंस में बढ़ रहा है, तो ये तीनों एपी है, तो ये चौथा बच गया, एपी नहीं है। देख लीजिए यहां पर डिफरेंस, इन दोनों का अंतर 0.11, 0.1, डिफरेंस कितना हो गया? 0.01। उसी तरह से अगले पद का डिफरेंस हो जाएगा 0.001 हो जाएगा। इसी तरह से ये कॉमन डिफरेंस समान नहीं है।
द्विघात बहुपद px का शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है। अल्फा इंटू बीटा के बारे में मालूम है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तो सी बाई ए ये टर्म, ये अल्फा इंटू बीटा है, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है इसलिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यही होगा, पहला पद। इस प्रश्न को देखना है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एबीसी के शीर्ष दिए गए हैं, -2 10, बी 5, -4 और सी 6 10। तो केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक ग्रेविटी सेंटर, सेंटराइट, इसका होता है फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 gx। x1 x2 x3 को यदि जोड़ा जाए तो 6 5 11, 11 में 2 घट जाएगा, 9 बटा में 3, x की वैल्यू 3 हो गई। अब देखिए कि x की वैल्यू 3 कहां पर है, तो यहां पर है x की वैल्यू 3, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन y की भी जांच करनी जरूरी है, क्या y का वैल्यू इतना आता है, देख लिया जाए। 10 और 10 20, 20 में 4 कैंसिल हुआ तो हो गया 16, 16 बटा 3 यहां पर नहीं है, 16 बटा 3 कहीं भी नहीं है। तो यह जो प्रश्न दिया हुआ है ये मिसप्रिंट है, आंसर तो आपका यही होगा। ये प्रश्न मिसप्रिंट इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर देखा जाए तो y का कोऑर्डिनेट 2 है। यदि यहां पर -4 को -14 कर दिया जाए तो 10 और 10 20, और 20 में 14 कैंसिल होगा, घटेगा तो होगा 6, 6 बटा 3, तब होगा 2। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है और इसका उत्तर ए होगा। लेकिन आप जब सॉल्व कर रहे होंगे, परीक्षा में लिखे होंगे, तो उस समय आपका कुछ नहीं मिला, आंसर इसमें से कोई मैच नहीं किया। तो ऐसी परिस्थिति में तो यह करना चाहिए कि यदि परीक्षार्थी उस क्वेश्चन को टच कर देता है तो उसको फुल मार्क्स देना चाहिए, क्योंकि परीक्षार्थी का इसमें कोई भी दोष नहीं है, ये दोष प्रिंटिंग का है। इसलिए आप इस प्रश्न के लिए तो निश्चिंत रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100:121 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपातों का वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। यहां पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है, तो साइड का रेशियो निकालना है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें इसका स्क्वायर रूट कर देना है। 100 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 100 का हो जाएगा 10। देखिए 10 कहां पर है, यहां पर है, और इसका वर्गमूल 11, इसलिए ये विकल्प सही है। इसमें ज्यादा सोच विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वही संगत ऊंचाई का अनुपात होता है, वही संगत माध्यिकाओं का अनुपात होता है, और वही संगत शीर्षलंबों का भी अनुपात होता है। इसलिए इस प्रश्न को बड़े ध्यान से याद रखना होगा कि क्षेत्रफल दिया है तो संगत भुजाएं, संगत माध्यिकाएं, संगत शीर्षलंब, संगत ऊंचाइयां, ये सब एक समान के अनुपात में होती हैं और उसका स्क्वायर रूट निकाल देना होता है। यदि भुजा का अनुपात दिया हो या शीर्षलंब का दिया हो, ऊंचाई का दिया हो, माध्यिका का दिया हो, तो हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो, वैसी परिस्थिति में उसका वर्ग लिख देना है, स्क्वायर लिखना होता है। इस प्रश्न को देखिए, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो दूरी सूत्र से इसको निकालते हैं, लेकिन दूरी सूत्र लिख करके बनाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। मन में हल कीजिए, इनका डिफरेंस कितना है, 4 और 5 का डिफरेंस 1 होगा। हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस लीजिए, पॉजिटिव लीजिए। 4 और 5 का डिफरेंस 1 हुआ, 1 का स्क्वायर कर दें, और इनका डिफरेंस भी 1 हुआ तो इसका भी स्क्वायर कर दें, और ये इसका स्क्वायर रूट, तो ये होगा। दो समान कोणिक त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा। थेल्स, न्यूटन, आर्यभट्ट और पाइथागोरस। इस 10th क्लास में जो ज्योमेट्री पढ़नी है उसमें केवल थेल्स और पाइथागोरस के बारे में ही है। तो थेल्स और पाइथागोरस, इन्हीं दोनों पर आप फोकस कीजिए, ये तो हो नहीं सकते हैं। तो पाइथागोरस ने जो कुछ बताया है वो समकोण त्रिभुज के बारे में बताया है, और थेल्स ने समरूप त्रिभुजों के बारे में बताया है। प्रश्न में देखिए समान कोणिक त्रिभुज, तो समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं, थेल्स विकल्प सही है।
मूल बिंदु का नियामक क्या है? तो मूल बिंदु का नियामक तो कक्षा 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि 0 0 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। 31, यदि ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू की वैल्यू दी गई है, पी क्यू आर की वैल्यू दी गई है और आर पी की वैल्यू दी गई है, तो बाकी प्रश्नों का बाकी इसको हमें सॉल्व करना है। एक ट्रायंगल बना लीजिए पी क्यू आर एक ट्रायंगल बना लिया जाए। एंगल पी के बारे में पूछ रहा है। पी क्यू 6, ये 6 हो गया, क्यू आर 12, ये आर मान ले, ये 12 और ये 6√3। यहां पर ये फाइंड नहीं है कि ये राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो कैसे बनाएंगे इसको? समकोण त्रिभुज तो है नहीं, इसमें दिया हुआ है, हमें एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है एंगल पी। इससे पहले कि मैं उस फॉर्मूले को आपको बताऊं, आप इजीली इसको सॉल्व इस तरह से कीजिए कि तीनों जो भुजाएं दी गई हैं, इन तीनों का स्क्वायर कर दीजिए। इन सब का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, इसका स्क्वायर 144 होगा और इसका स्क्वायर 6 का 36 और 3 का ये 3, 36 3 108 होगा। स्क्वायर हमने कर लिया इन सब का। अब स्क्वायर में देखिए तो इन दोनों को जोड़ने पर ये हो जाता है, इन दोनों का योग यहां पर आ जाता है यदि ऐड कर दिया जाए। 108 और 36 जोड़ने पर 144 होगा। तो दो भुजाओं के स्क्वायर का सम, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो तीसरी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो उसके अनुसार इसका जो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर 108 और इसका स्क्वायर 36, तो इन दोनों का योग यहां पर है। तो इसके सामने का अपोजिट एंगल, इसके सामने का ये 90 डिग्री होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये 90 डिग्री होगा पी की वैल्यू। एक तो ये तरीका हुआ, एक थोड़ा एडवांस तरीका है, उस तरीके को देख ले जहां पर 90 डिग्री ना हो तब। तो वो एडवांस मैथमेटिक्स का त्रिकोणोमेट्री का फॉर्मूला है, उसके लिए होगा कॉस पी। कॉस पी, ये पी हुआ, तो इसका जो एडजेसेंट साइड है, संलग्न भुजा या आसन्न भुजा है, पी क्यू और पी आर। पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू पी क्यू इंटू पी आर। इस फॉर्मूले पर यदि हम बैठाते हैं, इन सारे मानों को रखते हैं और हल करते हैं, तो भी हमारा उत्तर आ जाना चाहिए। समय लगेगा थोड़ा, सीख लीजिए। पी क्यू 6 स्क्वायर हुआ, पी आर 6√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 6√3, 6 का ये 36 प्लस 108 माइनस 144, इसका 6 दूनी 12, 12 6 72, 72√3, ये ऊपर में 0 हो गया, नीचे में जो कुछ हो, तो इसका वैल्यू 0 हुआ। अब कॉस पी का वैल्यू 0 हो गया, और कॉस में किसका मान 0 होता है? तो 90 डिग्री का होता है, तो पी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये थोड़ा एडवांस फॉर्मूला है। इसके बाद का प्रश्न देखिए, यदि बिंदु -3a और b 1a+4 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है। मध्य बिंदु के बारे में जानते हैं कि x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो यहां पर x1 से कोई मतलब नहीं है, y1 और y2 से मतलब है। a हुआ y1 और a+4 हुआ y2, और इसका यहां पर y का वैल्यू 1 है। अब इसको हल करना है। 2a + 4 = 2, 2a = -2, a = -1 कहीं है, तो ये विकल्प सही होगा। इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। ज्योमेट्री का प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी, तो एक त्रिभुज बना लिया जाए।
एक त्रिभुज बना लेते हैं, डीई समानांतर बीसी, एबीसी एक ट्रायंगल और बीसी के समानांतर एक लाइन खींच दिया डीई। अब इन सभी मानों को रखें, एडी और डीबी का रेशियो दिया हुआ है 1.5 और 3, एई का मान 1, ईसी का मान ये निकालना है। तो यहां पर देखा जाए तो डबल हो रहा है, तो यहां भी डबल होगा। फॉर्मूला आपको बताया गया है, वैदिक गणित का ये सूत्र अनुरूपीण अनुपात के द्वारा। ये दुगना हो रहा है तो इधर भी दुगना होगा, ये आंसर होना चाहिए और होगा ही। और यदि चाहे तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी। ये थेल्स प्रमेय से संबंधित नियम है और थेल्स प्रमेय में यह होता है एडी बटा में बीडी बराबर एई बटा में सीई। तो इस पर भी रख करके बनाया जा सकता है, लेकिन उससे जल्दी होगा कि आप इस सूत्र का प्रयोग करें। यहां पर डबल हो रहा है, यहां पर डबल होगा। यदि cos थीटा इज इक्वल टू 5/13 तो cosec थीटा का मान निकालना है। cos थीटा की वैल्यू दी गई है। cos थीटा के बारे में आपको पता है क्या होता है। cos थीटा b/h होता है। ये 5/13, 5 और 13 के बारे में भी आपको मालूम है कि 5-13 क्या है। यदि 5 यहां पर आधार माना जाए, 13 को कर्ण माना जाए, तो p की वैल्यू 12 होगी। 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट होते हैं। cosec थीटा h/p होता है। कर्ण बटा में लंब, तो 13/12 कहीं देख लिया जाए। तो इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इजिली, क्विकली सॉल्व करना होगा, क्योंकि हमें समय की बचत करनी है और उसके लिए पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। उन तरीकों के बारे में भी जानना है जो आपके परिणाम को यथाशीघ्र पहुंचा दे। अगला प्रश्न, यदि 12 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 4√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण। यह हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। चूंकि मैं अभी हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं बना पाया हूं, ना आपको बता पाया हूं, लेकिन फिर भी इस प्रश्न को देख लेते हैं। खंभा जो है ऊंचा होगा, इस तरह से होगा, लंबवत होता है पृथ्वी पर, तो ये 12 मीटर ऊंचा हो गया। और इसकी छाया यहां पृथ्वी पर, धरती पर होगी, ये 4√3 है। ये पूछ रहा है थीटा क्या होगा, लंब और आधार। लंब और आधार का संबंध tan थीटा से मालूम होता है। tan थीटा इज इक्वल टू 12/4√3। यदि इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 3/√3 और ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, 60 डिग्री। थीटा का मान 60 डिग्री होगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये तो सूत्र है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। r त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, यहां पर यदि क्षेत्रफल पूछता और चाप की लंबाई पूछा हुआ है, क्षेत्रफल पूछता तो भी और चाप की लंबाई पूछता तो भी, ये θ/360 तो सब में रहेगा, ये देख रहे हैं। यदि चाप की लंबाई पूछता है, इसका अर्थ हुआ कि हमें वृत्त की परिधि से मतलब है। तो वृत्त की परिधि 2πr होती है। देख ले 2πr कहां पर है, यहां पर 2πr है। यदि क्षेत्रफल पूछता तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो यह आंसर होता। लेकिन यहां पर चाप की लंबाई पूछ रहा है, तो ये विकल्प आपका सही है। 38वां प्रश्न, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ये क्षेत्रमिति का प्रश्न है और 12.1 का ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे इसका उत्तर आप याद रखें, 2 होगा, लेकिन कैसे होगा यहां देख ले। वृत्त का परिमाप अर्थात परिधि, तो ये वृत्त की परिधि 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr², πr² इज इक्वल टू 2πr। तो ये पाई से पाई कटा दीजिए, r² का एक r कटा दीजिए, तो एक r बच गया, इसका मान 2 हो गया। r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, 2 यूनिट। a का मान 30 डिग्री है, तो साइन a गुणा कॉसेक a, साइन a गुणा कॉसेक a का मान 1 होता है। 30 डिग्री रख करके भी आप मान निकाल सकते हैं। साइन 30 का मान, कॉसेक 30 का मान रख के गुणा कीजिए, 1 होगा।
वैसे साइन ए कौशेक ए का मान हमेशा एक ही होता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि ए का मान 0 डिग्री रखिएगा, रख करके जांच कीजिएगा, तब नहीं होता है। साइन ए की वैल्यू 0 हो जाती है और कौशेक ए की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है। 0 इंटू इंफिनिटी अपरिभाषित, अनडिफाइंड। 0 और अनंत का जो हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो अनडिफाइंड होता है, क्योंकि शून्य से अनंत में गुणा करेंगे शून्य होगा, अनंत होगा कि शून्य होगा, इसके बारे में अनडिफाइंड, अपरिभाषित है। इसलिए 0 डिग्री रखने पर यहां पर नहीं हो पाता है। वैसे ये फॉर्मूला होता है कि साइन ए गुणा कौशेक के बराबर 1। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री रख करके आप जांच करेंगे, 1 होगा। इसके बाद का जो प्रश्न है वो क्षेत्रमिति से संबंधित। एक चक्कर में 14 cm त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तो कोई पहिया वृत्ताकार होगा, वो पहिया कितनी दूरी तय करेगा एक चक्कर में, जितनी उसकी परिधि होगी। तो आर का मान ये हुआ 14 सेंटीमीटर, 2 पाई आर निकालना है। जब तक कहा नहीं जाता है पाई का मान 22/7 लिखा जाता है। मल्टीप्लीकेशन 88 सेक 90 डिग्री माइनस ए कौशेक के फॉर्मूला होता है ये। शंकु की त्रिज्या आर, तिर्यक ऊंचाई एल, तो वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया सी ए से पाई आर एल, ये भी फॉर्मूला है। सूत्रों को तो याद रखना ही है। प्रश्न संख्या 43, 43 क्वेश्चन नंबर। निम्न में कौन 1/2 के बराबर है? 1/2, इसको देखना है कि किसका वैल्यू 1/2 होगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, याद रखना है आपको सॉल्व करने के लिए। यदि याद नहीं रखेंगे तो समय ज्यादा लगेगा निकालने में, इसलिए याद रखिए सीधे। क्वेश्चन नंबर 44, 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3 और ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है 3:2। 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 है। तो आयतन का अनुपात निकालना है। अब आयतन का अनुपात हम कैसे निकालेंगे? V1/V2, पहले का आयतन और दूसरे का आयतन तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन V = पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पहले बेलन की त्रिज्या 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दें, 2 × 2, और यहां पर भी पाई इसका 3 है तो 3 × 3, और ऊंचाई यहां पर ऊंचाई 3 है और इसकी ऊंचाई 2 है। पहले वृत्त की त्रिज्या हो गई 2, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3, तो पहले का 2 × 2 आर स्क्वायर और दूसरे का 3 × 3, और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है तो h, ये दोनों ऊंचाई। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये 1 2 यहां कट गया, 1 3 यहां कट गया, बच गया कितना? 2/3। 2:3 कहीं है इसमें, तो 2:3 होगा। वृत्त की जीवा की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। एक वृत्त हो और वृत्त की जितनी त्रिज्या है उतनी ही उसकी जीवा है, तो वृत्त की त्रिज्या और जीवा, तो त्रिज्याएं बराबर हैं और जीवा भी बराबर हो गई। तो ये किस तरह का त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? क्लियर है कि 60 डिग्री बनेगा। 60 डिग्री यहां पर है। अब अगला प्रश्न प्रायिकता से संबंधित है, तो इस प्रश्न को देख ले। प्रायिकता के बारे में आप पढ़े हुए हैं, फिर भी इसको समझना जरूरी है। यहां पर है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। 2 सिक्के को उछाला जाए एक बार या एक सिक्के को उछाला जाए 2 बार, प्राप्त परिणाम बराबर होते हैं। 2 सिक्कों को उछालने पर क्या होगा? सिक्के में क्या होता है? हेड और टेल होता है। सिक्के में हेड और टेल होता है, एच और टी होता है। जब 2 सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या परिणाम हमारे पास हो सकते हैं? दोनों हेड हो सकता है या दोनों टेल हो सकता है। पहला हेड हो सकता है तो दूसरा टेल हो सकता है, या पहला टेल हो तो दूसरा हेड हो सकता है। इस तरह से हमें 4 परिणाम मिलते हैं। 2 सिक्के को उछालने पर हमें 4 परिणाम मिलते हैं।
है कि दो चित आने की प्रायिकता, दोनों चित हो, दोनों हेड हो, तो सिर्फ एक परिणाम हमें ऐसा मिलता है कि दोनों चित होता है। तो यहां पर प्रायिकता अनुकूल परिणाम अब बटा में कुल परिणाम, जो हमारे अनुकूल है वो अंश में रहेगा और टोटल नीचे, टोटल परिणाम 4 है हमारे अनुकूल। दो चित आने के अनुकूल क्या है तो 1 है, तो 1/4 इसका आंसर होगा। एक दो बातें यहां पर और विशेष रूप से आप जान लें। एक सिक्के को उछाला जाता है तो 2 का पावर 1 रिजल्ट होगा। 2 सिक्के को उछालेंगे तो 2 का पावर 2 टोटल परिणाम है ये। 3 सिक्के को उछालेंगे तो 2 का पावर 3 ये टोटल परिणाम है। 4 सिक्के को उछालेंगे तो 2 का पावर 4 इस तरह से होगा। ये सिक्का से संबंधित होता है। यदि पासा से संबंधित हो, पासा समझते हैं लूडो वाला पासा, तो उसमें 6 परिणाम आते हैं। तो वहां पर एक पासे को उछालने पर 6 का पावर 1, 2 पासे को उछालने पर 6 का पावर 2, 3 पासे को उछालने पर 6 का पावर 3, इस तरह से परिणामों की संख्या हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पीए और पीबी ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ये ज्योमेट्री का प्रश्न है, इसको फिगर बना करके समझिए। पीए और पीबी स्पर्श रेखाएं हैं, टेंजेंट लाइंस हैं। टेंजेंट लाइन के बारे में आप क्या जानते हैं? वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो त्रिज्या पर लंब होती हैं। एक हमने सर्किल खींच लिया और इसका सेंटर ले लिया ओ, और मान लीजिए कि ये टेंजेंट लाइन हम यहां खींच दिए इस तरह से। पीए और पीबी ये दो टेंजेंट हो गए, स्पर्श रेखाएं हो गई। यदि इसको सेंटर से मिलाया जाए तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो वृत्त पीए और पीबी वो केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, और एंगल एपीओ 30 डिग्री दिया हुआ है। एपीओ इसको ज्वाइन करना होगा, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है पूरा एओबी। अब देखिए ये 30 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, तो ये कितना होगा 60 हो जाएगा। और ये भी उतना ही होगा, क्योंकि ये लंबाई बराबर है, ये दोनों लंबाई बराबर है, तो ये एंगल भी बराबर होंगे कंग्रुएंसी के द्वारा, सर्वांग समता के द्वारा। तो ये भी 60 डिग्री होगा, इसलिए एंगल एओबी 120। इस तरह से दूसरी तरह से ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये साइड बराबर है, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, रेडियस हैं, तो ये दोनों इक्वल है, तो इनका अपोजिट एंगल जो होगा इक्वल होगा। तो ये 30 30 60 हो गया, ये टोटल एंगल 60 हो गया। ये 90 है, ये 90 है, तो 90 प्लस 90 180। यहां पर एओबीपी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बन रहा है। एओबीपी चतुर्भुज में सभी कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री होगा। दो कोणों का योग 180 हो गया, तो ये दो कोण बच रहे हैं, इनका योग भी 180 होगा, तो ये एंगल 60 डिग्री है। उस हिसाब से भी यह 120 डिग्री बचता है, तो ये 120 डिग्री इसमें नहीं है, तो इसका मतलब कि इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 48, कौ से बराबर साइन ए। कौ से और साइन ए की वैल्यू दोनों इक्वल कब होती है? जब लंब और आधार बराबर होंगे, और ऐसी परिस्थिति में जब लंब और आधार बराबर होते हैं तो दो एंगल भी बराबर होंगे। राइट एंगल में दो एंगल जब बराबर हो जाएंगे तो 45 डिग्री होगा, क्योंकि एक कोण तो 90 डिग्री होगा। इसलिए साइन ए और कॉस ए की वैल्यू जब इक्वल हो तो ए का मान 45 डिग्री होता है। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? तो ये प्रमेय है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होगा। ये अर्धवृत्त यदि मान लिया जाए, ये यदि वृत्त मान लिया जाए और इसमें हम एक अर्धवृत्त खींच ले। अब यहां पर का एंगल नहीं देखना है, ये एंगल नहीं देखना है, अर्धवृत्त के अंतर्गत बना कोण इस तरह का एंगल देखना है। यहां पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो कहीं भी आप मिलाएंगे इसको तो ये 90 डिग्री ही कन्वर्ट होता है। इसी तरह से एक प्रश्न और यहां समझ लें, यदि ये सेंटर माना जाए तो ये होगा दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त में न्यून कोण बनता है, एक्यूट एंगल बनता है, ये जो भी बनेगा 90 से कम होगा। और ये हो गया लघुवृत्त, तो लघुवृत्त में
ये जो एंगल बनेगा वो अधिक कोण होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो याद रखना है अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है, दीर्घवृत्त का कोण न्यून कोण 90 से कम होता है और लघु वृत्त का कोण 90 से अधिक होता है। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, यदि 4 को कॉमन निकाल दे तो क्या मिलेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 4 गुणा 1 बराबर 4। कौन सी घटना प्रायिकता हो सकती है? तो किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से और 1 के बीच में होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और जो घटना घटित नहीं होने वाली है उसकी प्रायिकता 0 होती है, असंभव घटना। तो 0 और 1 के बीच में कौन है? यही है। ये 1 से अधिक है, ये 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, तो ये विकल्प सही होगा। बहुलक फाइंड करना है, मोड सबसे अधिक बार कौन आया है इसमें? तो देखिए 6 6 6 3 टाइम्स है, इसलिए बहुलक 3 होगा। गोले की त्रिज्या दी गई है और गोले का आयतन ज्ञात करना है, तो यहां पर आपको क्या करना है? फॉर्मूला यूज करना है। पहले देख ले, फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके अतिरिक्त भी एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बिना फॉर्मूला के भी आप सही उत्तर पर पहुंच जाएंगे। गोले का आयतन का सूत्र कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का मान यहां पर 7 है। अब यहां आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विकल्प में यहां पर 1/3 दिखाई दे रहा है। कोई भी संख्या इसमें 3 से कटने वाली नहीं है, इसलिए कोई गुणा और भाग की जरूरत नहीं। सीधे इस विकल्प को आप चुन लीजिए, समय बच जाएगा। यदि चाहें तो आप सॉल्व करके भी मिला सकते हैं। परिसर निकालना है, परिसर को रेंज कहते हैं। रेंज क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, उच्चतम मान घटाओ निम्नतम मान। सबसे बड़ी संख्या इसमें यदि सेलेक्ट करें तो 33 मिलेगा और सबसे कम वाली संख्या 7 है। 33 माइनस 7 विकल्प चुन लिया जाए, 26। यदि एक बेलन के आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, बेलन डी का वैल्यू 28 और ऊंचाई है 20, एच की वैल्यू है 20, तो हमें क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। प्रश्न को हल कर सकते हैं, डी से आर निकाल सकते हैं, आर का मान 14 होगा। आप वक्र पृष्ठ सी ए से इज इक्वल टू 2 पाई आर एच का यूज कीजिएगा। चाहे तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, पाई डी एच यूज कर सकते हैं और इस पर आपका आंसर आएगा। लेकिन उससे हट करके एक और अलग तरीका, केवल विकल्पों को देख करके ही इस प्रश्न को हल कर देना, कोई फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। विकल्प को पहले समझने का प्रयास करें। इस तरह की जो संख्याएं होती हैं उनका आंसर जो होता है क्षेत्रमिति में जहां पर पाई यूज किया जाता है, अधिकतर उत्तरों में वो जो दी गई संख्याएं हैं वो 11 से डिविजिबल होती हैं, 11 से विभाज्य होती हैं। 11 से विभाज्य होने वाली कौन सी संख्या है? एक एक करके देखा जाए। 2 और 7, 6 और 0, इनका योग बराबर नहीं है या 11 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं होगा। 1 और 8 9, 8 और 0 8, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी विकल्प नहीं होगा। 1 और 6 7, 7 और 0 7, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, ये होगा। यहां पर देख लें 3 2 5, 4 0 4 बराबर नहीं है, या उसका डिफरेंस 11 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा, यही होगा। अब इस सूत्र में हम रख करके देख लेते हैं कि क्या हमारा अनुमान सही है। पाई का वैल्यू 22/7, डी का वैल्यू 28 और एच का वैल्यू 14। यहां पर हम कटाएं, एच का वैल्यू 20, 7 चौका 28, इसका यदि हम गुणा करते हैं 2 चौका 8 और 22 में 8 से गुणा करें तो 176 होता है, एक शून्य है, 1760 cm स्क्वायर। इस तरह से हमारा उत्तर दोनों तरह से सही है। तो हल करने की अपेक्षा यदि विकल्प से हम उत्तर तक पहुंच जाते हैं तो वो ज्यादा श्रेयस्कर होगा, ज्यादा अच्छा होगा।
क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि साइन 29 डिग्री अपॉन कॉस 61 डिग्री, साइन 29 डिग्री बटा कॉस 61 डिग्री का मान क्या होगा। यहां पर ये अनुपूरक कोण है, 69 और 21, इन दोनों का योग कितना होगा, तो 90 होगा। ऐसे प्रश्नों में मैंने आपको बताया है कि इसका उत्तर 1 होता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, या टाइन कॉट के रूप में दिया हो, या सेक कॉसेक के रूप में दिया हो, और दो एंगल दिए गए हो, इनका सम 90 डिग्री हो, वैसे प्रश्नों में आप निश्चिंत होकर के उत्तर 1 को टच कीजिए। निम्न में कौन आलेख द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो आलेख दंड चार्ट होता है, आयत चित्र होता है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, साथ ही साथ बारंबारता बहुभुज होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और क्लास 10 में दिया हुआ है ओगिव के बारे में, संचयी बारंबारता वक्र या तोरण के बारे में। तो तोरण की सहायता से माध्यक निकाला जाता है। माध्य के बारे में कोई आलेख नहीं है। माध्यक और बहुलक ये तोरण की सहायता से ज्ञात किए जा सकते हैं। तो यहां पर हमारा विकल्प माध्यक होगा, माध्य नहीं होगा इसलिए यह विकल्प नहीं है। माध्यक होता है इसलिए यह भी विकल्प नहीं है। जब ये नहीं है तो ये भी नहीं है, तो केवल माध्यक बचता है। 57 का आंसर बी। त्रिभुज एबीसी में टाइन थीटा का मान निकालना है। यहां पर एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी में टाइन थीटा का मान निकालना है। ये थीटा, ये लंब और ये आधार, ये पी की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई। लंब बटा आधार 4k/3 के कैंसिल होगा, 4/3 यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है। ये फॉर्मूला है कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक, इसका वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ देखते हैं अंतिम प्रश्न को। बिंदु ए से मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है x² + y²। इसका स्क्वायर यदि हम करें, माइनस दिया है, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव होगा, a² होगा। ये भी माइनस दिया है, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव होगा, तो मूल बिंदु से ये दूरी होगी। इसका विकल्प ए होगा। तो इस प्रकार इन सभी प्रश्नों को हमने आपको सॉल्व कराया है। आप एक बार प्रयास कीजिए। इसी तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपसे ऐसे ही प्रश्न आएंगे। इस तरह के सेट मैं आपके लिए और लेकर के आऊंगा, अनेक प्रश्नों को हल कराऊंगा। अच्छा लगे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार व्यक्त करें। क्या आपको इस तरह के और प्रश्न चाहिए? यदि चाहिए तो अवश्य अपने विचार को, अपने मन के उद्गार को अवश्य व्यक्त करें। दीपावली है, अच्छे ढंग से दीपावली मनाएं। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली।